ओके, लास्ट क्लास में, पिछले 2-3 क्लासेस में हम लोग बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। और मैंने बार बार इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की कि देखो ये वो चीज़ है, जब एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ गई, एक चीज़ का आपकी ज़िंदगी में अमल दखल हो गया, तो लाजमी सी बात है वो किस किस तरीके से आपको वो आपके लिए नुकसान पहुंचाने का एक वेक्टर भी खुल गया। गाड़ियां आपकी ज़िंदगी में आई, सहूलत हो गई। पहले वो सफ़र जिसके लिए पूरा पूरा दिन लग जाता था, आपका मिनटों में होने लगा, लेकिन उसके नतीजे में उसकी सिक्योरिटी के तमाम जो पाबंदियां हैं वो उसका ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी हो गया। रोड क्रॉस कर रहे हैं, देखभाल के रोड क्रॉस कर रहे हैं। लोगों ने ट्रैफिक के कानून बनाने शुरू किए। ऐसा ना हो कि हर शख्स जो है वो खुद गाड़ी की बगैर ट्रेनिंग लिए सड़क पर आ जाए। लाइसेंस की आपने रिक्वायरमेंट रखी, लाइसेंस के लिए आपने ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रखी। कुछ यही चीजें साइबर सिक्योरिटी के साथ हुई। उसके बाद हमने बात शुरू की वेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर का वर्ड और हार्डवेयर का वर्ड कहाँ से आया, और वहां से हम पहुंचे मेलवेयर के ऊपर। मेलवेयर से मुराद हर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को या आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचा सके। मेल का जो वर्ड है वो मेलिशियस से आया है। मेलिशियस का मतलब ऐसी चीज जिसकी बदनीयती हो, जो आपको नुकसान पहुंचाने के दर पे हो, ठीक है। वहां से ये वर्ड आया हमारे पास मेलवेयर का। फिर हमने बात की कि मेलवेयर की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें से एक टाइप के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी, वो थी फिशिंग। उसके बाद हमने बात डिस्कशन शुरू किया वायरस का, जो बहुत मशहूर है, हर कोई वायरस से वाकिफ है कि जी एंटीवायरस होना चाहिए, वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है। फिर हमने कुछ और चीज़ों की भी बात की। हमने बात की वायरस के अलावा, बात हमने की वर्म्स की, WORM, वर्म्स। वर्म्स क्या है? वायरस या मेलवेयर की ऐसी किस्म कि अगर आपके कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, और जो भी उसके अंदर थ्रेड्स वगैरह होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकता है, उस नुकसान को पहुंचा के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। वायरस के अंदर क्या होता है कि आप फाइल खोलते हैं तो वायरस स्टार्ट हो जाता है, किक स्टार्ट हो जाता है। वर्म्स में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है तो बस उतना काफी है, उसको किसी दावत की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा होता है। वायरस को यूं समझो, मिसाल के तौर पे किसी की नोटबुक के ऊपर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाज़ दफा होता है ना, टेप वगैरह लग जाता है तो पूरा हाथ अजीब सा वो होने लगता है, हाथ के ऊपर आ जाते हैं टेप सब। अब वो फाइल इस फाइल के ऊपर आ गया, ये मेरे हाथ में आया, मेरे हाथ में आ गया, मैंने जाके किसी से हाथ मिलाया, उसके हाथ में भी लग गया, एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह पे ये वायरस मुंतकिल हो रहा है। उसके मुकाबले में अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमारे रूम्स के अंदर, हमारे रूम्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते, अगर वहां का एग्जॉस्ट यहाँ खुला हुआ है, हमारा एग्जॉस्ट साथ वाले कमरे खुला हुआ, इस तरह से चल रहा होता। अब किसी एक कमरे के अंदर, केमिस्ट्री लैब के अंदर, कुछ केमिकल्स की बू आनी शुरू हो जाती है, तो वो बू जो है तमाम कमरों में एक के बाद एक खुद ब खुद फैलती जाएगी। क्यों? क्योंकि तमाम रूम्स आपस में कनेक्टेड है। तो वर्म्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, बस नेट से कनेक्टेड हो गया, वो नेट पे घूमता फिरता रहता है। वो जहां देखते हैं यहाँ पे दरवाजा खुला हुआ, वहां गया, नुकसान पहुंचाया, वहां से निकल के दूसरे के पास चला गया। उसके बाद हमने बात की थी ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में, और ट्रोजन हॉर्सेस की जो एग्जाम्पल है, जो मूवी क्लिप है, बेटा वहीं खड़े रहो, वायरस लिखो, ट्रोजन हॉर्स लिखो। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स की जो बड़ी एग्जाम्पल थी मैंने, आप लोग का मूवी क्लिप है वो भी आप लोगों ने देख लिया, उससे समझ में आ गया होगा कि यार एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप एक लीगल या वैलिड समझते हुए उससे इंस्टॉल कर रहे हैं, और लेकिन वो आपके दोस्त की बजाय दुश्मन साबित हो, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद बैकडोर को खोल दे। ओके, बैकडोर को भी बोर्ड में लिखें, ट्रोजन हॉर्स जो है बैकडोर खोल दे। अब उस बैकडोर की मदद से किसी भी तरीके से वो आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो बैकडोर जो है वो मुमकिन है आपका डेटा वहां के जरिए भेजना शुरू कर दे, उस बैकडोर की मदद से मुमकिन है आपके कंप्यूटर पे वायरस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। हमने एक और बात की रैंसमवेयर की। रैंसमवेयर के बारे में सब लोग कुछ बताइए। हाँ, खड़े होकर जोर से बोलो प्लीज। तावान के जरिए से आपके कंप्यूटर की तमाम फाइलों को फॉर एग्जांपल उसने पासवर्ड से ब्लॉक कर दिया, सब पे पासवर्ड लगा दिया। आपने अपने कंप्यूटर पे गए, अपने कंप्यूटर की फाइल्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई जी पासवर्ड बताओ तो खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। पासवर्ड किसके पास है? हैकर के पास। हैकर ने कहा जब तक तुम मुझे पे नहीं करोगे मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं बताऊंगा। आप यहाँ पे मजबूर हो गए, रैंसम के तावान के लिए मजबूर हो गए। और मैं आपको मौजूदा हालात में बता रहा हूँ कि रैंसमवेयर रीना लिखने की जरूरत नहीं है, बात गौर से सुने। आज के दौर में, आज के हालात के अंदर जितने भी रैंसमवेयर मेरे जानने वालों के कंप्यूटर्स पे आए हैं, कोई भी उससे बच नहीं सका। पे वो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो इतनी बड़ी अमाउंट मांग रहा होता, $2000, $3000, जो पे करना उनके लिए मुमकिन
नहीं होता। नतीजा क्या निकला, उनको अपने डेटा से हाथ धोना पड़ा। कोई ऐसा एंटीवायरस नहीं है जो एक दफा रैंसमवेयर आ जाए तो उसको हटा सके। वो इतना इंक्रिप्शन का इतना एडवांस तरीका यूज हो रहा होता है कि उसको तोड़ना आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। रैंसमवेयर के बाद हमने बात की, उसके बाद हमने बात की थी स्पाईवेयर और एडवेयर के हवाले से कि यार आजकल ऐसे भी चीजें होती हैं कि आपकी स्पाईवेयर, आपके पूरा डेटा, आपकी सर्वेलेंस की जा रही होती है। आप कह सकते हैं कि जी मैं कौन, मेरी क्या हैसियत, मेरी को सर्वेलेंस कौन करे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ऐसा करती हैं। हम इस बारे में तफसील में बात करेंगे, हम आगे चलते हैं। अगली हमने बात की थी सोशल इंजीनियरिंग के हवाले से। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब आपको धोखा देना। एक इंसान, कोई आदमी आपसे आके अपने खुश अखलाकी से, अपनी गुफ्तगू के अंदाज से, अपने हुलिये से आपको धोखा दे, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की जा रही है सोशल एटिकेट्स को इस्तेमाल करते हुए। अब सोशल इंजीनियरिंग के अंदर इसकी क्या मिसाल हो सकती है, कोई बंदा आपके पास आए, आपको फोन करके बताया जी मैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि आपके पास फोन आया कि जी मैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आपका रिजल्ट हम रोक रहे हैं, आपने फला फला डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराई, अगर आपको चाहिए कि इसी दफा आपका रिजल्ट आ जाए तो 50,000 रुपए हमें दे दीजिए, वरना आपका ये साल जाया। अभी बात क्या हो रही है, सोशल इंजीनियरिंग। बंदा बात आपसे इस अंदाज में, इस तरीके से कर रहा है कि आपको लग रहा है कि यार वाकई कोई बंदा जो है ऑथेंटिक बंदा है, वाकई बोर्ड ऑफिस से कॉल आई है, जबकि हकीकत क्या है कि उस बंदे का बोर्ड ऑफिस से कोई दूर का ताल्लुक भी नहीं है। यही चीजें कंप्यूटर वगैरह के लिए भी अंदर भी की जाती है। किस तरह से, जैसे फिशिंग, फिशिंग इसकी मिसाल है। आपके पास ईमेल आ रही है, आपको लगता है कि हाँ जी ये ऑथेंटिक ईमेल है, ये ईमेल जो है बाकायदा फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से आई है, लेकिन वो कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से ना आई हो। कोई बंदा आपके ऑफिस में आ जाए और ऑफिस में आके कहे कि जी मुझे हेड ऑफिस वालों ने भेजा है और मुझे आपके तमाम कंप्यूटर्स का जायजा लेना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी का जायजा लेना है कि आपकी सिक्योरिटी कैसी है। आके वो इस तरीके से बात करे कि आपसे बिल्कुल आप घबरा जाए, चलो ठीक है आओ जगह जल्दी से विजिट करा दो। आप उसको विजिट कराने लेकर चले गए, तमाम कंप्यूटर्स का आपने उसको एक्सेस दे दिया, नतीजा क्या निकला, वो बंदा अपना काम करके आपको नुकसान पहुंचा के वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अब आपके लिए जरूरी है, या इसी तरीके से बैंक से कॉल आ रही है आपके पास, बैंक से कॉल आ रही है, आपके पास ओटीपी कोड आया होगा, वो कोड हमें बताइए, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, एफबीआर वालों ने कहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। बात तो सही है, टैक्स रिटर्न आप में से अक्सर ने फाइल नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपके पास अगर कॉल आ रही है, आप घबरा गए और यहाँ पे जाकर उसने आपको नुकसान पहुंचाया। तो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर वो तमाम तरीके जिसके अंदर ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, कोई आदमी, कोई शख्स आपसे इस तरीके से बात करके आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सोशल इंजीनियरिंग का एक तरीका ये भी होता है, आजकल ये बड़ा चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर जॉब्स के लिए जा रहे हैं, ठीक, लोग बड़े तमन्ना होती है, कोशिश होती है कि हमें बाहर जॉब मिल जाए, तो बाकायदा लोगों ने इस पर फेक वेबसाइट्स बनाई हुई है। आपके पास ईमेल आएगी कि आपका प्रोफाइल हमें लिंक्डइन से मिला, आप हमें पसंद आए हैं, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। आप जब उस वेबसाइट पर गए तो पता चला वो लग रही है ऑथेंटिक। ओके, ये मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ, तो उसके पास ऑफर आए पेट्रोलियम कंपनी से, पेट्रोलियम कंपनी की वेबसाइट भी थी, उनका प्रॉपर ईमेल एड्रेस भी था, सब कुछ था, लेकिन था वो धोखा। ओके, वो पता इस तरीके से चला कि हमने उस पेट्रोलियम कंपनी को सर्च किया तो हमें नजर आया, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, सर्च पे भी हमारी क्लास है। तो जब सर्च किया तो पता चला कि जी इसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है, सिर्फ वेबसाइट तो है लेकिन कोई पुरानी वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल अभी हालिया दौर की चंद महीनों पहले की बनाई हुई वेबसाइट है। तो अमूमन ऐसा होता नहीं है, पेट्रोलियम कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता कि उन लोगों ने रिसेंटली मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर एंटर हुए होते हैं। हमें इस तरीके से पता चला, उनकी हमें वेबसाइट के अंदर हमने डिटेल्स देखी तो हमें बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग नजर आई कि कौन सी कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्या है, इस तरह से उन्होंने, क्योंकि जो भी बंदा धोखा दे रहा होता है अमूमन वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखता। एक तो वो सुस्त काहिल होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 उनकी कोशिश होती है कि हम उन लोगों को टारगेट करें जो इतनी बारीकी से जायजा नहीं लेते। उनको ये बात पता है कि हम जितना अच्छा धोखा देने की कोशिश करेंगे, जो बंदा बारीकी से जायजा ले रहा होगा वो हमें किसी ना किसी तरीके से पकड़ लेगा। तो उसके बजाय वो ऐसे लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं जो इतनी बारीकी से जायजा नहीं लेते या जो इतना इल्म नहीं रखते। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि हमारे यहाँ जादू टोना वाले लोग कहाँ बैठे हुए होते हैं, अमूमन लो इनकम एरियाज में बैठे होते हैं या उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम ज्यादा बेवकूफ किनको बना सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोगों को। वो बेचारा वैसे ही इतना परेशान होता है, सुबह वो नौकरी के लिए निकलता है, रात को थका आ रहा आता है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता वो किसी को जाके उसकी इंक्वायरी करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसके क्लेम्स को वैलिडेट करने की कोशिश करे।
अब इस पे किसी का सवाल यह हुआ कि सर सबा थोड़ा सीधे होकर बैठोगे, उस पर किसी का सवाल यह हुआ कि जब मेलवेयर, सारे के सारे मेलवेयर जो है उसका ताल्लुक हमें नुकसान पहुंचाने से है, ठीक है, तमाम मेलवेयर का ताल्लुक हमें नुकसान पहुंचाने से है, तो रीना मैं क्या बात कर रहा हूं, बंद करो उसको, बंद करो उसको। जब तमाम मेलवेयर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए सही, तो हमें जरूरत क्या पड़ी, हर किसी की इंडिविजुअल टैब्स को पढ़ने की। आपके जहन में इसका क्या जवाब आता है? ओके, अब जिन्होंने सवाल पूछा था मेरे ख्याल में उनका जवाब मिल गया होगा। देखो, आपके पास जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जेब कतरा भी होता है, चोर भी होता है, डकैत भी होता है, दहशतगर्द भी होता है, अगवा करने वाले भी होते हैं, हर किसी की अलग अलग कैटेगरी है। पाकिस्तान में कानून के अंदर हर किसी को सजा भी अलग अलग है और आपको उनसे बचने के तरीके भी अलग अलग हैं, ठीक है। दहशतगर्द से बचना आपके लिए इतना आसान नहीं है। अगर वो आप घर पे अटैक करेगा आप कुछ नहीं कर सकते, आपका घर का दरवाजा इतना मजबूत नहीं है कि दहशतगर्दों का सामना कर सके। अलबत्ता चोर को रोकने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन आपको यह भी पता है कि डकैत उस वक्त घर में दाखिल होता है जब दरवाजा खुला हो, ठीक है, या ये कि दरवाजे से फलांग के दाखिल हो सकता है रात के अंधेरे में, आपने उसके ऊपर जो है बैरियर लगा दिए, दरवाजे के ऊपर जो आपने वो जो क्या कहते हैं उसे स्पाइक्स लगाए हुए होते हैं, उसको लगा के आपने रोक दिया, दरवाजे आपने ऊंचे बनाए, सिक्योरिटी कैमरा लगा दिए, अगरचे उसके बावजूद डकैत दाखिल हो सकता है, आपको पता है गाड़ी घर में दाखिल हो रही है, उस वक्त वो घर में साथ साथ दाखिल हो सकता है। आपने उसका ख्याल रखा कि जी घर के अंदर जब गाड़ी दाखिल हो रही है तो जल्दी से गाड़ी अंदर आ जाए, गार्ड वगैरह वहां पे उस मौके पे जरूर मौजूद हो। हमारी गली में जो गार्ड है मैंने उसको नोट किया है कि जब भी गाड़ी वगैरह मैं अंदर लेकर जा रहा होता हूँ तो वहां पे आके खड़ा हो जाता है। तो मुझे समझ में आया इसकी वजह यही, उसको भी समझ में आता है कि भाई यही वो मौका है जहाँ पे डाकू अंदर आ सकता है, तो वहां पे आके खड़ा हो जाता है। गाड़ी एक दफा अंदर हो गई फिर वो आगे पीछे टहलता रहता है अपना, ठीक है। तो हर किसी को रोकने के अपने अपने तरीके हैं। इसी तरीके से मेलवेयर के अंदर जितने भी टाइप्स हैं, हर टाइप को इंडिविजुअली समझना भी जरूरी है और उससे कैसे बच सकते हैं, क्या थ्रेट फैक्टर है, उससे समझना भी जरूरी है। अब उसके बाद बैठो, पेन दो मुझे। स्पेलिंग बिल्कुल मेरी वाली की हुई जैसे मेरी स्पेलिंग होती है। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो बैक डोर खोल सकता है, ठीक है, यहां से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्पाईवेयर, एडवेयर, उसके इसमें हम बात करते हैं। अच्छा, पहले हम बात शुरू करते हैं कि यार हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। देखो, क्या कर सकते हैं बचने के लिए, कोई चीज सहन में आ रही है? निमरा, मेलवेयर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो बता दी, इसके अलावा और कोई? मुकद्दस, जोर से बोलो। सिमरन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसके अलावा कुछ? बेटा एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अंदाजा है आप लोग को बहुत हैरत हो रही होगी, इससे पहले कभी एंटीवायरस का वर्ड नहीं सुना होगा, राइट? अब सुन लिया, एंटीवायरस यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस के जरिए से हम बहुत सारे वायरसेस वगैरह को रोक सकते हैं। अब सवाल ये होता है जी कौन सा एंटीवायरस यूज करें? जी, एंटीवायरस के नाम बताएं मुझे कोई। एवीजी, ठीक है, एवास्ट, और बताओ। एवास्ट, एवीजी और बस दो बताओ ना फिर। रिदा, और कौन सा एंटीवायरस है हमारे पास? नॉट एन एंटीवायरस। और विंडोज के अंदर कौन सा एंटीवायरस है हमारे पास? कौन सा? विंडोज एसेंशियल, ओके गुड। पहले क्या था, आपके पास आपको अलग से एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता था और आप उस पर कहते थे कि कौन सा एंटीवायरस करो, एवीजी, एवास, कैस्पर स्काई, नॉर्टन और ये सारे, पैंडा, ठीक है, ये सारे एंटीवायरस थे। और पाकिस्तानी चूंकि सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर पाते थे तो ये मसला चलता रहता था, फना को यूज कर लो वो फ्री है, फना को यूज कर लो वो फ्री है, या फना फ्री तो है लेकिन पूरा सिस्टम बैठ जाता है उस पर, काफी ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2006 में माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स को रिलीज किया। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज था वो हमेशा से बदनाम था अपने वायरसेस के हवाले से कि उसके ऊपर हमेशा वायरस आते रहते हैं।
तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि भाई बजाय इसके कि हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेचें, उसके बाद वो अपने तौर पर एंटीवायरस का इंतजाम करें। गलती उनकी हो, उनका एंटीवायरस ना चल रहा हो या ना इस्तेमाल हो रहा हो, वायरस विंडोज पे आता है, बदनामी माइक्रोसॉफ्ट की होती है। उन्होंने कहा कि हम एंटीवायरस को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बना दें। सबसे पहले उन्होंने रिलीज किया MSE, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल्स, वो तमाम सॉफ्टवेयर जो आपकी सिक्योरिटी के लिए इसेंशियल्स है। 2006 के अंदर ये फ्री था। आगे चल के उन्होंने उसके जो एंटीवायरस विंडोज डिफेंडर है उसको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बना दिया। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं या विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर पहले से माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के नाम से एंटीवायरस मौजूद है। ओके, लैब के अंदर आप आते हैं, लैब के अंदर आप सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, वो चल रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स जो है वो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। विंडोज 10 या विंडोज 11 के लिए आपके पास पहले से एंटीवायरस मौजूद है और उस एंटीवायरस का नाम क्या है? विंडोज डिफेंडर। उसके बाद एक तो चलो एंटीवायरस वाली कहानी हो गई। एंटीवायरस आ गया, उसने आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी वायरस वगैरह है उसको आके वो स्कैन करके रोक सकता है। अब यहाँ पे जहन में ये सवाल आता होगा कि एंटीवायरस को कैसे पता चलता है कि यार ये वायरस आ रहा है? जहन में सवाल आता है। देखो पहले दिन से मैं क्या क्या बता रहा हूं बार बार, कंप्यूटर जो है वो जादू नहीं है, बेजान चीज है। उस बेजान चीज के अंदर अकल हमने डाली है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि एंटीवायरस को कैसे पता चलता है कि ये वायरस है? एक मिनट, कहां से किसकी आवाज आ रही है? सुहा जी। वो तो चलो ठीक है, बायोलॉजी है। ये तो कंप्यूटर तो बेजान है। हम काफी सही है, ओके नॉर्मल, करीब है लेकिन एक्यूरेट नहीं है जी। फातिमा जोर से बोलो। एल्गोरिथम के जरिए से, ओके गुड। और कोई जवाब? बहरहाल दोनों के जवाब मिलते जुलते हैं, करीब है कि भाई वो इसी तरीके से चेक करता है। हर फाइल की अपनी एक सिग्नेचर होती है। याद है मैंने लास्ट क्लास के अंदर उसामा बिन लादेन की एग्जांपल दी थी, तो मैंने कहा था उनके पकड़े जाने की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने कहा कि इस घर के अंदर से किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं मिल रहे। ये कैसा घर है जिसके अंदर टीवी भी नहीं है और मोबाइल फोन के भी सिग्नल्स हमें बाहर से नहीं मिल रहे, यानी घर के अंदर बिजली के आलात का या रेडियो वेव्स का बिल्कुल भी कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से एंटीवायरस भी वायरस को ऐसे ही पकड़ता है। वो सिग्नेचर देखता है, उसका पैटर्न देखता है, वो देखता है कर क्या रहा है, वो देखता है इस फाइल की कॉपीज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है गड़बड़ है। वायरस ऐसा करता है कि अपनी एक के बाद दूसरी तीसरी कॉपी बनाता चला जा रहा है। ठीक है, तो दूसरी उसी तरह से देखता है कि यार वो अपने एरिया से निकल के दूसरी जगह पे दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, अगेन मशकूक है, उसको ब्लॉक कर दो। इसके अलावा लेकिन इसकी वजह से बाज दफा फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाते हैं। वो समझते हैं कि भाई ये वायरस है, लेकिन ये वायरस नहीं होता। लैब के अंदर जैसे हम लोगों ने विवाल्डी इंस्टॉल किया है, आप लोग ने शायद ये इशू फेस नहीं किया, लेकिन ये इशू आया है पिछले साल में कि बाज दफा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ने विवाल्डी को रोक दिया कि भाई ये कोई वायरस है। इसकी वजह ये नहीं थी विवाल्डी कोई वायरस है, बात ये थी कि वो कुछ ज्यादा एफिशिएंट होकर सोच रहा था कि यार ये कौन सी ऐसी चीज आ गई है जो नेट से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका तो मैंने नाम नहीं सुना, लाजमन ये वायरस हो, हालांकि वो ब्राउजर का तो काम ही नेट से कनेक्ट होना है। ठीक है, तो बाज दफा आपका एंटीवायरस अगर किसी सॉफ्टवेयर को रोक रहा है तो जरूरी नहीं कि वो वायरस ही हो। ओके, ये एक तरीका। दूसरी चीज इसके लिए इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? किसी को पता है फायरवॉल का? लफ्ज सुना फायरवॉल का? देखो ये जहां पे आग वगैरह लगती है ना पहले, तो वहां पे बाज दफा बोलो कि दीवार खड़ी कर दी जाती थी कि यार आग जो है ना उसी एरिया में महदूद है, दूसरी जगह पे आग ना जाए। ये जो बाज दफा आपकी जरी जमीनें होती है, जरी जमीनों के आसपास भी दीवारें लगाई जाती हैं, तो वहां पे एक मकसद ये भी होता है कि आग जो है उस दीवार के अंदर तक महदूद रहे, वहां से बाहर ना निकले। और अमूमन ऐसा ही होता है, जब किसी एक घर में आग लगती है तो दूसरे घर तक आग का पहुंचना इतना आसान नहीं होता, अनलेस कुछ उसमें कुछ गलती हो गई हो, गैस फैल गई हो, दूसरे घरों तक फैल गई हो, वरना अमूमन आग जो होती है वो उस जगह तक रुक जाती है। ये जो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल इसलिए लगाया जाता है कि वो आती जाती ट्रैफिक को देख सके। देखो कंप्यूटर आपका नेट से कनेक्ट हो गया, ठीक है, देखो मैंने वर्म की एग्जांपल दी थी। वर्म क्या कर रहा है?
फाइल को खोलने की भी जरूरत नहीं है, फाइल को खोले बगैर बस आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्ट है, वो एक सुराख से दूसरे सुराख से निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको चाहिए फायरवॉल। आपने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, अब उस दीवार जो है, जब किसी ने उस दीवार के आर पार बात करनी है तो उस दीवार के आर पार बात करने के लिए उसके पास प्रॉपर परमिशंस का होना जरूरी है। अब वो जो वर्म की हम बात कर रहे थे, उस कीड़े की बात कर रहे थे, क्या वो आ सकेगा? अब वो नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि बीच में दीवार खड़ी हो गई। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी सवाल आ चुका है, मुमकिन है मेरे पेपर में भी आ जाए कि एंटीवायरस और फायरवॉल के दरमियान क्या फर्क है। दोनों के दोनों मेलवेयर को रोकने के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका डिफरेंट है। वायरस जो है, दुआ क्या कर रही हो? व्हाट्सएप खुला हुआ है, रखो मोबाइल वहां रखो, फाइल के अंदर रखो, उल्टा करके रखो उसको। हाँ जी, दुआ, फायरवॉल एंटीवायरस में क्या फर्क है? खड़े होकर बताओ। अब खड़े होने में इतना टाइम लगाएगी, फिर आप लोग कहेंगे समोसे खत्म हो गए। भाई वहां चले जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से। समीरा आओ, खड़े होकर वैसे बोलो, बैठ जाओ। दुआ, ओके गुड, ये काफी हद तक सही जवाब है। लेकिन बहरहाल बैठ जाए। जो असल चीज ध्यान में रखने की है कि देखो, फायरवॉल का बुनियादी मकसद नेट की ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। आप जब ब्राउजर आपका फायरवॉल अगर आपका इनेबल्ड है, अब आपका ब्राउजर जब आगे वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रहा है तो फायरवॉल से होते हुए जा रहा है, और उस ब्राउजर को फायरवॉल के अंदर परमिशन दी गई है कि फला पोर्ट नंबर 80 यूज हो रही होती है, पोर्ट 80 पे जाके वो किसी भी वेबसाइट से बात कर सकता है और वापस आ सकता है। अगर कोई और आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होने की बाहर से कोशिश करेगा तो फायरवॉल उसको रोक देगा। लेकिन अगर आपने डिस्कॉर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, डिस्कॉर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, डिस्कॉर्ड को परमिशन दी हुई है, डिस्कॉर्ड अपने सर्वर से बात कर रहा है, सर्वर वापस जवाब भी भेज रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि डिस्कॉर्ड को आपने परमिशन दी है। अगर परमिशन ना दी होती तो क्या डिस्कॉर्ड कम्युनिकेट कर पाता? नहीं कर पाता। तो यही फायरवॉल का मकसद है। फायरवॉल की मिसाल एक ट्रैफिक कांस्टेबल की तरह है, जो कोई भी आ रहा है जा रहा है उसको देखते हुए जा रहा है, चौकीदार की तरह है। एंटीवायरस एक अलग चीज होगी, चौकीदार को समझ लो। फायरवॉल चौकीदार की तरह है, जिसने भी आना जाना है वो उस फायरवॉल से परमिशन लेके कर रहा है। और अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने रोक के रखा हुआ है तो वो फायरवॉल उस पर कम्युनिकेट, फायरवॉल उसको रोक के रखेगा। कोई बंदा आपने फॉर एग्जांपल वो आपसे कम्युनिकेट, कोई आपके कंप्यूटर में वर्म आने की कोशिश कर रहा है, वो कहेगा कौन सा सॉफ्टवेयर है, मैं तो ना तो ये विवाल्डी है, ना ये क्रोम है, ना ये डिस्कॉर्ड है, मैंने तो किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को इजाजत दी नहीं है, तो ये कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? ठीक है, तो फायरवॉल उसको रोक देगा। आप लोगों ने देखा होगा बाज जगहों पे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वगैरह ब्लॉक होता है, नहीं चल पा रहा होता, व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं कर पा रहा, यूट्यूब कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता, क्यों? फायरवॉल। अभी सुना जब पाकिस्तान में नेटवर्क का मसला चल रहा है तो बार बार क्या कह रहे हैं, फायरवॉल हो रही है, फायरवॉल। तो फायरवॉल यही तो कर रहा है, जो भी ट्रैफिक जा रही होगी वो फायरवॉल के थ्रू जा रही होगी। अब उनकी मर्जी, जिसको चाहे रोक ले। उन्होंने कहा कि हम यूट्यूब को ब्लॉक कर रहे हैं तो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? आपके कंप्यूटर के अंदर भी फायरवॉल यही कर रहा होता है कि भाई जिसने जाना है परमिशन लेकर जाए, जिसने आना है परमिशन लेकर आए, और जिसको आपने ब्लॉक कर दिया ब्लॉक कर दिया। वो चाहे तो यूट्यूब को, पूरी यूट्यूब को ब्लॉक ना करे, यूट्यूब की स्पेसिफिक वेबसाइट लिंक्स को ब्लॉक कर दे, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। फायरवॉल के जरिए से कि तमाम चीजें की जा सकती हैं। तो फायरवॉल एक चौकीदार की तरह हो गया, ठीक है। वो बैठ के बीच में राउट कर रहा है ट्रैफिक, भाई इसको जाने दो, इसको रोक दो, इसको मत जाने दो, इसको आने दो, इसको ना आने दो। एंटीवायरस उसके मुकाबले में क्या चीज है? एक ऐसी चीज जो आप उसको वैक्सीनेशन की तरह समझ लें, जो वायरस को मार रहा है, उसको आइसोलेट कर रहा है, उसको डिलीट कर रहा है, और अगर डिलीट नहीं कर पा रहा तो उसको वो अलग करके रख रहा है ताकि वो आगे ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। ये बात समझ में आई? उसके बाद अब लास्ट क्लास के अंदर देखो हमने एक बात शुरू की कि हमने सर सुना है कि हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। हम जब आपस में व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं और पता चलता है फिर उसी के इश्तिहारात हमें फेसबुक पे आने लगते हैं। हम लोकल आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मोबाइल हमारा पड़ा हुआ है वहां पे, और थोड़ी देर में उस चीज के इश्तिहारात नजर आने लगते हैं। ये चीज मैंने बताई, मैं अपने कजन से बात कर रहा था फ्रिज के हवाले से कि हम कौन सा फ्रिज खरीदें, कहाँ से खरीदें, कहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, वारंटी किसकी अच्छी होती है, क्लेम करना किसको आसान होता है। थोड़ी देर में उसने बोला देखें जी फेसबुक पे सारे इश्तिहार आए हुए फ्रिज के हवाले से कि जी यहाँ से आप फ्रिज परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बातें रिकॉर्ड
की जा रही है, हो रहा है। अच्छा, अब देखो एक चीज को देखो समझना जरूरी है, जब हम स्पाईवेयर और एडवेयर की बात करते हैं कि इस मौजूदा दौर के अंदर आप लोग ये ना समझें कि मैं कौन, मेरे पीछे कौन पड़ा होगा। जब ये नेट की सिक्योरिटी का पूरा थ्रेट शुरू हुआ था ना, पूरा का पूरा, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पहले ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, कि साजिशी नजरिया समझा जाता था कि लोगों की कोई अमेरिका के अंदर इदारा है जो लोगों की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उनकी तमाम कॉल्स को टेप कर रहा है। ओके, पहले ये एक साजिशी नजरिया, लोग मजाक उड़ाते थे, तुम्हारा दिमाग खराब है, किसके पास इतनी रिसोर्सेज है, कौन जो है बैठ के ऐसा करता रहेगा, कुछ भी नहीं होता, ऐसी लोगों ने बातें फैलाई दी है। पता चला एडवर्ड स्नोडेन अमेरिका के एक जासूस तो नहीं कहेंगे उनको, बहरहाल अमेरिकी रियासत के मुलाजिम थे। रशिया गए, ये रशिया में जाकर उन्होंने बगावत कर दी। ठीक है, रशिया में जाकर उन्होंने सारे राज खोले, तो पता चला कि जी वाकयातन अमेरिका के अंदर एक इदारा है NSA के नाम से, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है, इसका काम ही यही है कि ये बैठ के सारे लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड करती रहे, उनकी नेट की ट्रैफिक को मॉनिटर करती रहे। और ये शायद सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये फैले हुए, क्योंकि अमेरिका के हर जगह इनके ताल्लुकात है, हर जगह इनके असर रसूख है, हर जगह इनकी बेसिस मौजूद है। आप लोगों को 9/11 का पता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, पता है ये बात आप लोगों को? तो उनके जो हाईजैकर थे मोहम्मद अता, ठीक है, उन्होंने कॉल की थी रमजी शीबा को, खैर ये पूरी तफसील बाद में कभी बात करेंगे। उन्होंने कॉल की थी जर्मनी से, मोहम्मद अता थे अमेरिका में, ये हाईजैकर थे, ठीक है, रमजी शीबा थे इनके हैंडलर, ये थे जर्मनी में, ठीक है। तो 9/11 हो गया, बात खत्म हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। कॉल का रिकॉर्ड निकला, बाकायदा वो कॉल भी उनके पास मौजूद थी, जिसमें मोहम्मद अता ने कॉल की थी रमजी शीबा को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, फला तारीख को हम ये अटैक करने जा रहे हैं। अब आप में से बाज लोग कहेंगे सर ये अटैक क्यों हुआ था, मैं इस पर कोई बहस नहीं कर रहा, जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्सेज से अवेलेबल है मैं वो बता रहा हूँ। उन्होंने कॉल करके कही थी कि यार मैं तुम्हें एक पहेली बता रहा हूँ, एक पहेली है कि दो मोमबत्तियां हैं और एक अंडा है, ऐसी थी पहेली, ठीक है। उसके बाद उस पहेली बात खत्म हो गई, ठीक है मैं उस पहेली का जवाब सुन रहा हूँ, ये कहकर फोन बंद कर दिया। लेकिन उस पहेली का मतलब यही था कि 9/11 को हम ये करने जा रहे हैं, ओके, क्योंकि जाहिर से उनको भी अंदाजा था, वो हमसे ज्यादा होशियार थे, उनको भी अंदाजा था कॉलें रिकॉर्ड हो रही होंगी, तो उन्होंने इस तरीके से वो पहेली बनाई थी। वो पहेली मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसी ही थी कि तुम्हारे लिए एक पहेली है कि एक दो मोमबत्तियां और एक अंडा, और तो उसका मतलब ये था 9/11, इस तरह से वो बन रहा था। इस तरीके से रमजी शीबा को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 9/11 को कुछ होने को के लोग अटैक करेंगे। अब वो उससे पहले जर्मनी छोड़ के अफगानिस्तान आ गए, 9/11 हुआ, वो अटैक हुआ। बात ये कहने का मकसद ये कि वो कॉल की रिकॉर्डिंग तो मौजूद थी ना उनके पास, ठीक है, वो उन सबूतों में से एक सबूत है जिसको उन्होंने पेश किया था अलकायदा के खिलाफ। बहरहाल, तो मौजूदा दौर के अंदर आप में से अक्सर लोग शायद ये सोचेंगे सर किसी को मेरे पीछे या मेरी बातें रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत पड़ी, किसी को मेरी क्या जरूरत, ऐसा ही है ना, सब घर बंदा ये सोचेगा। ना मैं सियासतदान हूँ, ना मैं फौज के अंदर कोई जनरल हूँ, ठीक है, ना जो हूँ मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ कि लोग मेरी बातें रिकॉर्ड करें और या लोग मेरे पीछे पड़े। मसला ये है कि जो हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके अंदर हर बंदा एक कमोडिटी बन चुका है, हर शख्स, ठीक, वो आपको एज अ ह्यूमन नहीं देखते, वो आपको एज अ कंज्यूमर देखते हैं। उनको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि बानो कौन है, बानो के घर में क्या मसाइल चल रहे हैं, बानो को डिप्रेशन का शिकार है, बानो परेशान है, बानो के घर में क्या मामला चल रहे हैं, बानो के अब्बू क्या करते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। उनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि बानो को क्या क्या खरीदारी करने में दिलचस्पी है, बानो किन चीजों को खरीदना चाहती है, और बानो के पास कितना पैसा है कि वो किन चीजों को परचेज करना चाहे। वो इस चीज के लिए आपका डेटा मालूम करना चाहते हैं। स्पाईवेयर, एडवेयर, इन सब का मकसद ये होता है कि आपकी शॉपिंग हैबिट्स को देख सकें, आपके ऑनलाइन आने की हैबिट्स को देख सके। वो आपको एज अ ह्यूमन टारगेट नहीं कर रहे, उनको आपके जहन में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उनको इस बात में दिलचस्पी है कि यार ये बंदा हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, ये बंदा हमारे लिए क्या क्या चीजें परचेज कर सकता है। मारिया को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा यार मारिया को जो है ना अब फला फला चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने मारिया को वही चीजें दिखाने लगे, बच्चों के लिए ये ले लें, बच्चों के लिए वो ले लें, फला ले लें, बच्चों के स्कूल, कुछ अर्सा साल 2-3 साल गुजरेंगे, बच्चों के स्कूल के इश्तेहारात। उनको अगेन इस बात में दिलचस्पी नहीं कि मारिया है कौन, मारिया करती क्या है, उनको इस बात में दिलचस्पी है कि मारिया कितना पैसा खर्च कर सकती है। वो इस नुक्ता नजर से आपके लिए स्पाईवेयर और एडवेयर की मदद से आपका डेटा के पीछे पड़े हुए होते हैं। एक और चीज भी है, आप लोगों ने देखा आजकल एआई वगैरह के ऊपर आप लोगों ने वर्कशॉप भी सर शजील के साथ अटेंड की हो,
कि एआई जो है उसके जरिए से आप तस्वीरें जनरेट कर रहे हैं, राइट। और बास तस्वीरें बिल्कुल ऐसी हैं जो रियल की तरह लगती हैं। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना ली कि किसी बुढ़े आदमी की तस्वीर है तो बताता है कि जी जवानी में कैसा था, और जवानी में ऐसा है तो बुढ़ापे में कैसा होगा, ऐसा है। बिल्कुल ऐसी ऐप्स वगैरह भी मौजूद है। ये सारी जो पूरा डेटा, इन्होंने जो पूरा मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन किया, अगेन कंप्यूटर बेअकल है, उसके पास कोई अकल नहीं है। कंप्यूटर को उन्होंने ट्रेन कैसे किया होगा? सबा कैसे किया कंप्यूटर को ट्रेन? अच्छा जवाब की तवक्को थी आपसे। जी अलीना, कैसे किया उन्होंने कंप्यूटर्स को ट्रेन? मशीन लर्निंग के अंदर मशीन को सिखाना। मशीन लर्निंग का मतलब क्या? मशीन को सिखाना। उसका तरीका यही होता है कि उसको करोड़ों की तादाद में डेटा फीड कर दो तो खुद ब खुद पैटर्न ढूंढता जाता है, पैटर्न ढूंढता जाता है। इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं, ठीक। ये सारे डेटा, इतनी सारे लोगों की तस्वीरें उसके पास कहां से आई? आप ही लोगों ने तो अपलोड किए हैं। फेसबुक वगैरह पर जो तस्वीरें अपलोड करते रहे, आपको याद है कुछ अर्से पहले एक सोशल मीडिया पर चैलेंज था कि 20 ईयर्स का था कि 20 साल पहले की तस्वीर और 20 साल बाद की तस्वीर अपलोड करो। याद है वो था क्या? तो यही तो डेटा था सारा कि भाई 20 साल वाला बंदा ऐसा, 20 साल के बाद ऐसा, सारा का सारा डेटा कंप्यूटर को फीड कर दिया, उसने खुद ही पैटर्न निकाल दिया। क्या वजह है कि फेसबुक वाले आपको फ्री में ये ऐप दे रहे हैं? क्या वजह है कि गूगल फ्री में अवेलेबल है? गूगल कितनी प्रीमियम सर्विस है, अंदाजा लगाओ कि आपके सारी की सारी इंफॉर्मेशन, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहें मारिया तो हम गूगल से कर सकते हैं। नींद आ रही है? आज पूरी क्लास के अंदर 3-4 बच्चे हैं जो सोए रहे हैं सर्वे का। तो क्या वजह वो फ्री दे रहे हैं? वो इसीलिए फ्री दे रहे हैं आपको ताकि भाई आप उस पर इस्तेमाल करते रहे और आपका डेटा वो ऑब्जर्व करता रहे। अब ये बात आपके वहमो गुमान में थी कि आपकी तस्वीरों को ऐसे यूज किया जा रहा है। कुछ अर्से पहले तक गूगल फोटोज ने कहा था कि सारी की सारी तस्वीरें जितनी चाहे अपलोड कर ले, सब फ्री है। अब उन्होंने उसको चेंज किया कि 15 GB की लिमिट है। जो पहले उन्होंने कहा था अनलिमिटेड है, जितनी चाहे तस्वीरें अपलोड करो। क्यों था? ताकि वो आपकी तस्वीरों को इस्तेमाल करते हुए उस पर अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकें। अब समझ में आया कंपनी किस तरीके से आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हैसियत उस कंपनी के नजदीक क्या हो गई? एक मजदूर की। ओके, वो एक मजदूर की तरह आपको इस्तेमाल करने के, यार ये मजदूर जो है ना, ये हमारा काम, इस मजदूर से हम क्या काम ले सकते हैं। पहले आपको गुलाम बनाया जाता था, अब वो आपको गुलाम नहीं बना रहे, लेकिन दूसरे तरीके से आपको साथ काम वही कर रहे जो गुलामों के साथ किया जाता था। एक और चीज फिर हमने बात की थी कि जैसे आप लोग यूट्यूब वगैरह खोलते हैं, आपको नजर आता है यूट्यूब के ऊपर कि यार यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, एक के बाद एक वीडियो चले जा रही है। आप मजहबी मवाद देखते हैं तो उसके अंदर वो कंट्रोवर्शियल मैटर लेकर आने लगता है। आप फिटनेस का मवाद देखते हैं, उसके अंदर जो है आपको ऑब्सीन चीजें दिखाने लगता है, ठीक। इसकी क्या वजह है? क्यों ऐसा कर रहा होता है? मैं आपको भी कहूंगा जाके यूट्यूब पर सर्च करें फिटनेस। जितने भी यूट्यूब के थंबनेल्स नजर आएंगे वो ऐसे होंगे कि आप कहेंगे बंद करना पसंद करेंगे, आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो क्यों ऐसा कर रहा होता है? इसकी वजह यह है, क्यों वो कर रहा है सर, उसको क्या जरूरत पड़ी? पाकिस्तानियों के बारे में ये बात कही जाती है कि ये बड़े ना बेहुदा होते हैं, वैसे तो बड़े मजहबी बनते हैं और बड़े बेहुदा होते हैं, जबकि ये बात हकीकत, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बात यह है कि कंपनीज जानबूझ के बेहुदा मवाद दिखा रही होती हैं। वो इसलिए दिखा रहे होते हैं, क्यों दिखा रहे होते हैं? आपकी एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। निम्रा, आपके एंगेजमेंट को क्या हुआ? निम्रा, मैं बेहुदा मवाद का, तुम निम्रा को देखने लगी, क्या चल रहा है आपस में? ये जो इसकी वजह क्या है? वो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, उनको पता है कि एंगेजमेंट बढ़ाने के जो मौसर तरीन तरीके हैं वो यही है। मौसर तरीन तरीके एंगेजमेंट बढ़ाने के यही है कि इंसान को खौफ दिलाओ। कंट्रोवर्शियल मैटर आ जाएगा, आपके मजहब के खिलाफ बात होगी, आपके मुल्क के खिलाफ बात होगी, खटाखट जो है आप जो है घबराएंगे, आप देखेंगे यार देखो हो क्या रहा है, ठीक है। या आपको कोई ऐसा कंटेंट दिखाया जाए जिससे आपके दिल में इश्तहा हो, ठीक, आपको मजा आए, आपको अच्छा लगे। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। अगेन अब क्या हो रहा है? आपको दोबारा गुलाम बनाया जा रहा है। किस तरीके से? नशा देके। आपको पता है चाइना के अंदर बरतानिया, जब चाइना हमेशा ऐसा पावरफुल नहीं था, तकरीबन 100 साल पहले की बात है कि चाइना के अंदर चर्च बहुत आम थी और चाइना पूरी दुनिया में मशहूर था कि अफीमची होते हैं, क्योंकि चाइनीज जो थे बैठ के वो हर वक्त वो बैठ के चर्च ही पीते रहते थे। लेकिन उनको चर्च मिलती कहाँ से थी? चर्च उनको बरतानिया सप्लाई कर रहा था। जानबूझ के बरतानिया चाइना को जज सप्लाई करता था ताकि ये सब के सब बैठ के पीते रहे और हमारे खिलाफ कोई खतरा ना बने। बरतानिया एक सुपर पावर था, उन्होंने हर जगह पे अपने अपने तरीकों से उन्होंने लोगों को कंट्रोल किया। इंडिया में किसी और तरीके से। फातिमा क्या कर रही हो?
इंडिया में किसी और तरीके से, और चाइना में किसी और तरीके से, या अफ्रीकन कंट्रीज में किसी और तरीके से। चाइना के लिए उनको क्या तरीका नजर आया, इनकी आबादी बहुत सारी है, इनकी सारी आबादी को कंट्रोल करने से अच्छा ये है कि इनको चर्च का आदि बना दो। वो वाकई ऐसा होता था, चर्च ही मशहूर थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े आपको मिलेगा। चाइनीज को जो उस जमाने की तस्वीरें जो दिखाई जाती है उसमें यही उनके हाथ में पाइप होता था, बस बैठ के पी रहे, ठीक। तो और इसी नतीजा क्या निकला, जब आगे चल के इनकलाब आया, मेरे ख्याल में मौजे तंग, उसका तलफ़ुज़ मुझे सही से नहीं आ रहा, तो ये जो साहब थे जिन्होंने मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी, सबसे पहले उन्होंने अफीमची को कत्ल करवाया था। इसलिए कत्ल करवाया था, खैर वो थे भी थोड़ा सी इसी मिजाज से कत्ल कर दो फौरन ही, लेकिन इसीलिए करवाया था ताकि सबके लोग या तो उनको समझ में आ जाए कि अब जो है ना कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। तो बहरहाल जो काम उन्होंने उनके साथ किया वो काम वो हमारे साथ भी कर रहे हैं। वो जो हमें कंटेंट दिखा रहे होते वो इसलिए दिखा रहे होते कि आप उसके साथ चिपके रहें, आप उसके साथ बार बार कंटेंट देखते रहें। उसका नुकसान क्या हो रहा है, उसका नुकसान बिल्कुल वाज़ेह है। आप में से हर कहीं भी चले जाएं, आप किसी वर्कशॉप में चले जाएं, किसी दर्जी के पास चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, हाथ में मोबाइल होगा। अभी मैं लैब से निकला तो अभी जो मजदूर जो है वो मजदूरी जो सीमेंट का काम कर रहे हैं, मिस्त्री जो होते हैं, तो उनमें से एक आदमी के हाथ में मोबाइल था। तो मैंने दिल में सोचा देखो यार ये बंदा मजदूरी कर रहा है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि काम के दौरान उसने भी हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। नतीजा क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। कंपनीज तो फायदे में, कंपनीज ने जो आपको बेचना है वो बेच रहे हैं। आपके लोग बता सकते हैं कि भाई आपने फॉर एग्जांपल हमारे फेसबुक के इतने सारे सारिफीन है, इतने सारे लोग बिल्कुल हर वक्त हमारे फेसबुक से यूज करते रहते हैं, हमारा यूट्यूब यूज करते हैं, हमारे टिकटॉक यूज कर रहे होते हैं। कंपनी तो फायदे में, नुकसान किसका हो रहा है, आपका। इसी तरीके से आपके पास किसी भी आपको एक मखसूस किस्म की खबरें दिखाई जाती हैं, आपके सियासी नजरियात का, आपके मजहबी नजरियात का चंद दिनों में उनको अंदाजा हो जाता है। उनको नजर आता है कि ये बंदी जो है कि मुफ्ती तारिक मसूद को सुनती है, वो उनको मुफ्ती तारिक मसूद के बयान दिखाते रहेगी। इनको पता चल जाएगा जी तहरीक लब्बैक वाली है, इनको तहरीक लब्बैक वालों के बयान दिखाते रहेंगी। ये जो इंजीनियर अली मिर्जा की फॉलोअर्स है, इनकी ज्यादा देखते उनको उनकी क्लिप दिखाते रहेंगे। अब आपको क्या लगेगा, इनको लगेगा जी मुफ्ती तारिक मसूद दुनिया के सबसे बड़े आलिम है, मौलाना तारिक जमील दुनिया के सबसे बड़े आलिम है। ये टीएलपी वालों को लगेगा, टीएलपी वाले पूरे पाकिस्तान में छा गए, ठीक। और जो इंजीनियर अली मिर्जा की वजह से तो पूरे पाकिस्तान में इनकलाब आने वाला है। हर बंदा अपने अपने एक बबल के अंदर खुश है कि बस मेरी पार्टी और मैं जो हूँ, मेरा जो लीडर है वो सबसे बेहतरीन है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी नजरियात में इतनी ज्यादा इख्तलाफ इस वक्त पैदा हो चुका है कि लोग आपस में लड़ने मरने पे बिल्कुल आमादा है। और कुछ साल पहले जब इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं, पंजाब के अंदर वाकईतन बहुत ज्यादा ये इशू चल रहा था कि दो पार्टीज की वजह से लोगों के आपस में खानदानी ताल्लुकात भी खत्म हो रहे थे, रिश्तेदारियां खत्म हो रही थी, रिश्ते टूटे थे। वजह क्या थी कि हर बंदा यही समझ रहा है कि मेरा पार्टी, मेरा लीडर ही सही है। वजह क्या थी, सोशल मीडिया उसको वही दिखा रहा है जो वो चाहता है, तो वो उस खुशफहमी में है कि हमारा जो हमें दिखाया जा रहा है वही सही है। अच्छा, अब इस बात को आप एक कदम और आगे लेके चलो। आप इंडिया में रहते हैं, आप हिंदू हैं और आप मुसलमानों के शदीद मुखालिफ है। सारे हिंदू नहीं है, लेकिन आपका ताल्लुक फॉर एग्जाम्पल मोदी की पार्टी से, बीजेपी से, आप मुसलमानों के शदीद मुखालिफ है। अब वो आपको इसी किस्म की खबरें दिखाई जाएंगी, फला मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़की को घर से भगा दिया, लव जिहाद हो रहा है, ठीक है। फला जगह पे मुसलमानों ने गाय का गोश्त खा लिया, फला जगह पे मुसलमान जो है, मैंने खुद में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा हूं इन सब चीजों के अंदर, यूएस इलेक्शन के अंदर, इंडिया के इलेक्शन के अंदर, मुझे ये चीजें पता है। बाकायदा वहां पे फॉर एग्जाम्पल एक बूढ़े की तस्वीर दिखाई, वीडियो बनाई, बूढ़े दाढ़ी वाला है, बाजार मुसलमान लग रहा है। अब वो दिखाया क्या कि वो थूक लगा रहा है हर फल के ऊपर। क्यों लगा रहा है मुझे भी समझ नहीं आया, मुमकिन है वो फलों को चमकाने के लिए कर रहा हो, लेकिन वहां पे क्या इंप्रेशन दिया जा रहा है ये भी मुमकिन है पागल सा, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन वहां पर इंप्रेशन क्या दिया जा रहा है, इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि देखो मुसलमान जो होते हैं ना, हमें जो खाना देते हैं ना, ये ऐसा देते हैं उसमें थूक लगा हुआ होता है, इनसे खाना मत खरीदो। ये हमारे यहाँ मुल्क के अंदर भी हमारे जो मजहबी फिरके आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, वहां भी ये बात होती है, फला फिरके खाना मत खाना, वो उसमें थूक देते, उसमें गंदगी मिलाते। तो हो क्या रहा है, अगेन वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक। और इसका नतीजे में क्या हुआ कि आपका जो आप उस सियासी पार्टी को तो फायदा हो रहा है, उसके जो लोग हैं वो और ज्यादा हार्ड लाइनर बनते जा रहे हैं, और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट बनते जा रहे हैं, राइट। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, पूरे माशरे का तो नुकसान हो रहा है ना। पाकिस्तान के अंदर मिसाल है, पाकिस्तान के अंदर कुछ अर्से पहले पंजाब में इतना बड़ा हंगामा हुआ, अब पता चला कि उससे किसी भी किस्म की कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। मंसूर अली खान जो सहाफी है, वो लड़कों के ग्रुप में बैठे हुए बार बार कह रहे हैं कि मुझे वो घर बता दो, मैं जाकर उस घर में जाकर उस लड़की का इंटरव्यू करूं। कह रहे हमें उस लड़की का कुछ नहीं पता, ठीक। लेकिन आप उसके बुनियाद पर, आपको कुछ पता नहीं है लेकिन हंगामे आप कर रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के अंदर आपको आए दिन ये किस्से हुए, बंदे को मार दिया, लाश जला दी उसकी, घसीट घसीट के मार दिया उसको, या जो है घरों पे अटैक कर दिया, घरों को पूरी की पूरी आबादी चला दी। होता है क्या, ये फेक न्यूज,
खबर आपको, आप उसी अकाउंट के अंदर रहते हैं, उसी दुनिया में रहते हैं, आपको आपकी खबर मिली, आपने लिखा वाकई ऐसा ही हो रहा है, वाकईतन पाकिस्तान के अंदर फला फला मसाइल है, हमें घरों से निकलना पड़ेगा। सही। अब इसका मतलब ये हुआ कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आज के दौर के अंदर सिर्फ वायरस या एंटीवायरस की पहचान काफी नहीं है, बल्कि साथ ही साथ आपको ये भी पता हो किस किस तरीके से आपके जहनों को या आपकी जिंदगी पे असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास ऐसे भी केसेस है, जैसे मैंने अभी फेक न्यूज से केस बताया, इसमें एक लतीफा भी मशहूर है कि एक साहब जो है वो बड़े ज़ारो कतार रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हो? पहले जमाने में होता क्या था कि नाई जो होता था वो खबरें फैलाता था पूरे गांव के अंदर। नाई का काम होता था कि शादी का दावतनामा लेके जा रहा है या खबर दे रहा है। नाई जो बाल हेयर ड्रेसर होता है ना, उसका ये काम होता था। तो वो साहब ज़ारो कतार रो रहे थे। कह रहे क्यों भाई, तुम क्यों रो रहे हो? कह रहे हमारे नाई ने आके बताया है कि आपकी बीवी बेवा हो गई है। तो उसने कहा कि यार तुम तो जिंदा हो, तुम्हारी बीवी कैसे बेवा हो गई? उसने कहा यार हमारा नाई जो है ना वो बड़ा मोतबर आदमी है, वो झूठ नहीं बोलता। तो यही हाल हमारा सोशल मीडिया ने कर दिया है। सोशल मीडिया के इस बबल पे रहने का ऐसा भी नतीजा है, अगेन मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी कि मियाँ बीवी को नहीं पता कि जी एक्सपेक्टेड बेबी एक्सपेक्टेड है, अमेजोन को पहले पता चल रहा है। सही। ऐसे भी सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह, जो हम लोग का फॉरम्स वगैरह प्रोग्रामिंग के, वहां पे ऐसी भी पोस्ट आई है। एक खातून ने लिखा कि मेरा बच्चा जब सोने लगा तो उसने कहा, उसने वैसे बच्चों की उसमें कहा, पहले तो समझ में नहीं आया कह क्या रहा है, लेकिन जब गौर किया तो वो कह रहा था कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। वो बच्चा चूंकि बचपन से उसके हाथ में यूट्यूब है तो वो समझ रहा है इसका मतलब ही खुदाफिज करने का मतलब ये होता है कि हम ये कहें कि थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकायदा ये पोस्ट है। सही। तो इसी तरीके से हमें ऐसा भी पता है, बाकायदा हमने ऐसी पोस्ट देखी जिसमें खवातीन कह रही कि सोशल मीडिया की वजह से हमने अपने शौहर से डिवोर्स ले ली, या हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर फला फला इश्यूज हुए, और बाद में पता चला कि हकीकत तो कुछ और है। यही चीज होती है कि अगर आप एक सोशल मीडिया पे एक मखसूस पोस्ट देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि यार यही दुनिया में सबके पास यही है, सब कुछ दुनिया चली ऐसे रही है, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ होती है। बहरहाल तो एंटीवायरस, वायरस आपको पता होना चाहिए, रैंसमवेयर से कैसे बचे आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डेटा का बैकअप लेना बहुत जरूरी है। ओके, आपको पता होगा जी फायरवॉल बहुत जरूरी है। राइट, ये तमाम चीजों का पता होना जरूरी है। साथ ही साथ एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यार आपके अंदर मीडिया लिटरेसी भी हो। जब आप नेट को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको पता हो कि भाई ये सिर्फ ये एक बेजरर सी चीज नहीं है, बल्कि ये आपको मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से आपको अपना आदी बना रहे हैं और आप लोग को एडिक्ट बना रहे हैं, जैसे चर्सी बना रहे हैं, और मुख्तलिफ तरीके से आप लोग के माइंड को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज नॉट लिमिटेड टू वायरस और एंटी वायरस।